92.7 बिग एफएम का मैं हूं आरजे योगी। और पैंडेमिक का वक्त है तो ऐसे में हर रात आपसे मुलाकात होती है 10 से 12, लेकिन सामने मुलाकात कर पाना थोड़ा सा मुश्किल। तो इसीलिए बिग स्पॉटलाइट में मैं हाजिर हूं आपसे मुलाकात करने। और मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर आदित्य प्रधान, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फ्रॉम BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वेलकम टू बिग स्पॉटलाइट डॉक्टर आदित्य। Thank you, Yogi. Thank you. Great to be with you. एंड बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन यार, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कितना एक्सपीरियंस है एंड व्हाट ऑल यू आर डूइंग दीस डेज। So, Yogi, I am a urologist and kidney transplant surgeon. मैं यहाँ पे BL कपूर हॉस्पिटल में हूँ एंड मेरी एक्सपीरियंस लगभग 30 साल की मेडिसिन में है एंड करीब मैंने इसमें 24 साल यूरोलॉजी में मेरी एक्सपीरियंस रही है। मेरा काम जो है उसमें यूरोलॉजी की सर्विसेज के अंदर हम लोग करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, हम लोग करते हैं कैंसर्स का इलाज जो प्रोस्टेट, ब्लैडर और किडनी के कैंसर्स होते हैं। इसके अलावा जनरल यूरोलॉजी में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, पत्थर स्टोन का इलाज, कहीं रुकावट होती है तो उसका इलाज, इस तरीके से सारे प्रोस्टेट के अलावा बाकी सारे यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स का भी इलाज होता है। अरे वाह, परफेक्ट। तो आपने जिक्र किया प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, तो प्रोस्टेट कैंसर की आज हम बात करेंगे, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर पे जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि प्रोस्टेट क्या है और कहाँ होता है ये। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में होता है। ये एक अखरोट, एक वॉलनट साइज ग्लैंड होता है जो पेशाब की थैली के नीचे रहता है और उसके बीचों बीच पेशाब का रास्ता निकलता है और यूरिन उसके थ्रू बाहर आता है। नाउ दिस ग्लैंड, like I said, is only in males and therefore it's a cancer of male patient. जी जी, तो क्या है प्रोस्टेट कैंसर, इसके बारे में आप हमें बताइए फिर। ये जो ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके अंदर कैंसर जब बनता है तो वो कैंसर कुछ सालों तक वहाँ पे सीमित रहता है जी। और बाद में फिर वो बहुत तेजी से बॉडी के अंदर फैल सकता है। सो दैट इज व्हाट इज प्रोस्टेट कैंसर, कैंसर अराइजिंग फ्रॉम विद इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। राइट राइट। तो ये जो प्रोस्टेट कैंसर है कितना कॉमन है, क्या सिनेरियो है इसका? So prostate cancer is not very common in India. It is very common in other parts of the world like the US या in Australia. अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो ऑस्ट्रेलिया और US में लगभग 115 to 120 पर 1 लाख पेशेंट्स प्रोस्टेट कैंसर के मिलते हैं हर साल। इसके कंपैरिजन में इंडिया में देखा जाए तो बिटवीन 5 to 10 पेशेंट्स पर 1 लाख पॉपुलेशन आर सीन इन इंडिया। So we are very low compared to other countries. अच्छा, तो अगला सवाल मेरा ये होगा कि आखिर इसका रीजन क्या है? What causes prostate cancer? The exact cause remains unknown. We still do not know what relieves it. We know that there are certain predisposing factors. कि कुछ चीज अगर हुई तो उसके साथ प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क ज़्यादा है। And the most important amongst them is racial predisposition, मतलब कि जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो। सो आई मेंशन कि जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है तो वहाँ पे ज़्यादा है। सिमिलरली अफ्रीका के, सब साहारन अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है, कंपैरेटिवली एशियन पॉपुलेशन में कम है। तो एक तो ये रहा। दूसरा है द कंटेंट्स ऑफ द डाइट। जिस इन इलाकों में जितना प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होता है वहाँ पे रेड मीट्स का प्रमाण डाइट में ज़्यादा है एंड दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। ओके, सो वी नो दिस मच अबाउट इट बट एग्जैक्ट कॉज वी डोंट नो। अच्छा, जैसा आपने बताया कि डिपेंड करता है आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका फूड कैसा है, बट क्या इनके अलावा भी कुछ ऐसा है कि सम मेंस आर मोर likely to be diagnosed with prostate cancer? So the only known thing which is strongly predisposing a person is what is called the genetic predisposition. मतलब कि अगर there is a very strong family history, जैसे आपके fathers में है या आपके brothers में है, so you are likely to get that cancer early and a more aggressive cancer. So genetic predisposition is one strong factor. And
दे हैव एस्टिमेटेड कि सपोज फादर में कैंसर हुआ है, तो आप में कैंसर होने के चांसेस नॉर्मल आदमी से करीब 2.5 गुना या 3 गुना 3 टाइम्स ज़्यादा रिस्क है। जी, तो कुछ एज रिलेटेड भी है? So by and large, cancer prostate is it appears in the plus 60s age group. Younger age group में कैंसर नहीं बनता है. It appears in the elderly person. As age advances, cancer prostate becomes more common. जी जी। तो अगर कोई इंसान पहचानना चाहता है कि प्रोस्टेट कैंसर है नहीं, तो है या नहीं है, तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो जुड़े हुए हैं प्रोस्टेट कैंसर से? तो बाय एंड लार्ज सिम्टम्स डिपेंड कि कैंसर का स्टेज क्या है, कहाँ कहाँ तक फैला है कैंसर. सो वेरी ऑफन अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम्स होते ही नहीं. एंड इट इज ओनली पिक्ड अप कि कोई स्पेसिफिक टेस्ट कराया हो तब पता लगा है कि उस पेशेंट के अंदर कैंसर प्रोस्टेट मौजूद है. बट एज the cancer becomes bigger, it can start creating pressure on the urinary passage, and that creates symptoms in the initial phase. जो कि होता है कि स्ट्रीम यूरिन का फ्लो कम होना, बर्निंग होती है, यूरिन का जो बाहर जाने का रास्ता है उसके अंदर दबाव होने से जलन हो रही है, इनकम्प्लीट वॉइडिंग होती है, या यूरिन में ब्लड आता है. सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ अ एनलार्ज्ड प्रोस्टेट obstructing the urinary passage. In later stages ये प्रोस्टेट के बाहर जब फैलता है तो मोस्टली इट गोज टू द स्पाइन, द बैकबोन. सो पेशेंट को बैक एक शुरू हो जाता है, या उसके लेग्स के बोन्स में इफेक्ट होता है, तो ही हैज पेन इन द हिप और डिफिकल्टी इन वॉकिंग. समटाइम्स देयर इज पेन इन द चेस्ट. सो दीज आर वेरियस सिम्टम्स ऑफ वेरी एडवांस्ड डिजीज. जी, तो कुछ और इस तरह की कंडीशंस हैं जिनमें सिम्टम जो है वो सिमिलर होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के? So the symptoms are very similar to situations where the prostate gland is enlarged but without cancer. इसको हम कहते हैं BPH. तो BPH का मतलब है प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ है, उसकी वजह से यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट हो रही है, एग्जैक्टली लाइक इन कैंसर. बट दिस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट इज नॉट कैंसरस. हैव द एग्जैक्ट सिम्टम्स कि फ्लो कम है, जलन हो रही है, all those symptoms I mentioned are similar. So only when you do the test, you are able to find out कि yes, this patient has got a cancer or has not got a cancer. Alright. तो अगर किसी इंसान को कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा है, तो फिर किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है प्रोस्टेट कैंसर को? So prostate cancer detection early, like you're saying, we call that procedure as screening for prostate cancer. उसके लिए हम लोग करते हैं blood test which is called serum PSA. So that is a test in the draw a sample of blood, और उसमें PSA का प्रमाण देखा जाता है, how high is the PSA level. And especially if you get 2 tests done, maybe about 2 weeks apart, and it is showing consistently high reading, that patient is likely to have prostate cancer. जी. So that's the test. जी. PSA. और जी. तो PSA टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल if you can talk about. Yeah, so like I mentioned to you, once we find the patient's PSA has gone up, then we ask the patient all the symptoms that he has, and we do a physical examination of the patient. It means that we examine the prostate through the by a test by putting a finger in the rectum, and you are able to feel the size of the prostate, the consistency of the prostate, and we can definitely find some clues where is the prostate cancer located, how much it has spread within the gland, or is it fixed to the other areas. So this all can be assessed in a clinical assessment. Once that is done, then we go for the next test. So the next test, तो अगर किसी को शुरुआती टेस्ट के बाद में ये पता चल गया कि उसको प्रोस्टेट कैंसर है, तो उसके बाद फिर क्या? So उसके बाद then comes to the question of confirming that this is a cancer. You have a doubt, अभी इसको confirm करना है. So what we do is we get the patient is told that this needs a biopsy, a prostate biopsy. Now to help you see where to do the biopsy from,
we do before the biopsy a test called MRI scan. So the MRI scan allows you to see the entire gland. It shows you where in the gland is the cancer, and then you can see that image and you can exactly take a biopsy from these points. So we do this biopsy of the prostate. Then the lab gives you the report, yes, is there a cancer or no, there is no cancer. Then they further tell you, yes, what type of cancer is it, how severe or how aggressive the cancer. उसके basis पे आगे हम और test कर देते हैं. Now जी. what is done next is to find out what is the stage, what is the stage of the cancer. So is it stage 1 or it is beyond that, it is 2, 3, and then finally when it is spread all over the body, it's called stage 4. So we do tests like a bone scan or what is commonly done more in many areas is called PSMA PET scan. PSMA PET scan. So with that we are able to see exactly where all the cancer is spread. राइट राइट. तो अगर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर किसी को हो गया है तो फिर उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? So cancer prostate is not one illness, it's not one type of disease. It is very, very slow growing in some patients and very rapidly spreading and actually leading to death of patients in the other group. So there is a wide spectrum. So those patients who have got a very mild disease, very, very confined into the prostate itself. So these patients, we can leave them alone. It is called active surveillance. Active surveillance. So what are we doing? We know there's a cancer. We know it is a very slow growing cancer, but patient is fit, he's got an active life, वो अपना काम कर रहा है, उसको और कोई दिक्कत नहीं है. तो हम लोग कहते हैं कि आप टाइम टू टाइम चेकअप करवाइए अपना. We will see how fast the cancer is growing, how much it has grown in a couple of years, and then we take a decision. If it has spread starts showing signs of rapid growth, then we operate or we give radiation. तो इसको कहते हैं active surveillance. The second type of treatment is in a patient where cancer और aggressive है. उसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हो. उसको इलाज करना ज़रूरी है. अगर आपने वेट किया तो वो स्प्रेड करने की संभावना रखता है. तो इन पेशेंट्स को हम लोग या तो सर्जरी कराएंगे, जिसको रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, और we do radiation. Radiation is given for entire prostate gland. So either we are doing surgery, which is radical prostatectomy, complete prostate is removed, या रेडिएशन करते हैं उसको. राइट. अगर प्रोस्टेट कैंसर बाकी इलाकों में फैला हुआ, बॉडी में फैला हुआ, then we have to give different types of drugs for that condition. राइट. एक टर्म का बड़ा जिक्र होता है सर जब प्रोस्टेट कैंसर की बात होती है, which is watchful waiting. Is it similar that you were discussing earlier, or is it different? So watchful waiting is a slightly different meaning of something same. So watchful waiting का मतलब है कि अगर एक बहुत एल्डरली पर्सन है, 80 है, 85 साल की उम्र है, उसमें कैंसर प्रोस्टेट डायग्नोज किया, तो इन मरीजों में हम लोग करते हैं वॉचफुल वेटिंग. तो उसका मतलब क्या है कि यस, इस पेशेंट में कैंसर है और वो कैंसर का उस एज के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है. जितनी उनकी ज़िंदगी बची है उतनी ही तेज़ी से अगर कैंसर फैला तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस इन हिज लाइफ. इफ़ he's got 8-10 years of life ahead, we say okay, you leave it alone. कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का इलाज किया जाएगा और ना सिर्फ हम कैंसर के इलाज के पीछे दौड़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर यूरिन में अगर कोई रुकावट आती है तो उसकी दवाई दी या उसका ऑपरेशन करके थोड़ा रास्ता चौड़ा कर दिया और कुछ नहीं करते. जी. That is a different way of treating the cancer. We are just treating the problems which the cancer is causing rather than the main cause itself. राइट. तो कौन कौन सी सर्जरीज हैं जो प्रोस्टेट कैंसर में की जाती हैं? So the cancer operation, the most important is what is called radical prostatectomy. तो complete prostate remove किया जाता है, radical prostatectomy का. So radical prostatectomy we are today doing most commonly with the help of robot के जरिए we are able to do the complete removal without causing damage anywhere else, because the area जहाँ पे prostate है, that's a very delicate area. There are a lot of blood vessels and nerves in that area, जिससे यूरिन कंट्रोल हो रहा है, जिससे आपका मेल्स के अंदर इरेक्शन की कैपेसिटी है,
all that part is very small. It's hardly about 1 inch by 1 inch area through which you have to do all the dissection. ये रोबोट के जरिए सबसे अच्छी तरीके से किया जाता है. So that is the operation. It's called radical prostatectomy. जी, और रेडिएशन थेरेपी अगर बात करूं तो उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है प्रोस्टेट कैंसर में? रेडिएशन का मतलब है कि आप एक्सटर्नल बीम, मतलब कि बाहर से, बॉडी के बाहर से उसको आप एक्सरेज के जरिए, स्ट्रॉन्ग एक्स के जरिए यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द प्रोस्टेट ग्लैंड. सो व्हाट इज डन इज दैट उसकी पहले इमेजिंग करके वो टारगेट किया जाता है कि कौन से इलाके को हम लोगों ने जलाना है. उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है. फिर उस इलाके को, जो प्री डिफाइंड एरिया है, उसी इलाके को एवरी डे कुछ डोज दिया जाता है, सो दैट इंटायर रेडिएशन का जो कोर्स है वो करीब 1 से 1.25 से 1.5 महीना लगता है उसको पूरी तरीके से जलाने के लिए. सो द ग्लैंड इज़ वेरी मच देयर, इट स्टेज देयर, उसको सिर्फ जलाया जा रहा है. वी होप कि उसको जलाने से वो कैंसर भी मिट जाएगा. जी, और जो हार्मोनल थेरेपी है जिसके बारे में आपने जिक्र किया था सर, तो उसके बारे में बताइएगा, उसका इस्तेमाल कैसे होता है प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने में? हार्मोन थेरेपी, व्हाट हार्मोन आर वी टॉकिंग अबाउट? तो बॉडी में जो मेल हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन, इस हार्मोन से प्रोस्टेट कैंसर का ग्रोथ और एंड प्रोग्रेशन फैलाव होता है. तो इस हार्मोन को बॉडी से निकालना है. सो दैट इज द बेसिस ऑफ हार्मोन थेरेपी. वी आर रिमूविंग द मेल हार्मोन. तो उसको कहाँ यूज करते हैं? उसको तब यूज करते हैं जब प्रोस्टेट से ग्लैंड के अंदर से द कैंसर इज स्प्रेडिंग आउटवर्ड. सो वी हैव टू स्टॉप दैट स्प्रेड. That is where we are using hormone therapy. So how to do it? The simplest way is what is called orchiectomy. Orchiectomy का मतलब है कि removal of the testis. Surgically उसको निकाला जाता है. It's a small procedure done in OPD. उसको करीब 15-20 मिनट में काम निपटाया जा सकता है. Simple procedure है. It's not very painful and it can be done in OPD. But कुछ पेशेंट्स होते हैं, जैसे ये मेरे मर्दानगी का निशान है, उसको आप दवाई दे दो. तो इस परिस्थिति में देयर आर सम इंजेक्शंस. कुछ दवाइयाँ इंजेक्शंस के जरिए हम देते हैं एंड उसके जरिए यू कैन स्टॉप इट, यू कैन स्टॉप द हार्मोन. जी, और अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी होगा, और इलाज है तो फिर साइड इफेक्ट भी होंगे. तो जो सारे इलाज आपने अभी तक बताए हैं, ट्रीटमेंट, उनके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? सो जो सर्जरी होती है, जिसको हमने रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहा था, मेन प्रॉब्लम इज दैट जो नर्व्स है प्रोस्टेट के बाहर, वो नर्व्स इफेक्ट होती है, और इस वजह से पेशेंट्स का यूरिन कंट्रोल कम रहता है. तो शुरू में यूरिन कंट्रोल की कमी से पेशेंट को डायपर या पैड पहनना पड़ता है फॉर फ्यू वीक्स. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. It recovers after about a month, 2 months. Most patients में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, नर्व्स का कंट्रोल वापस आ जाता है. सेकेंड प्रॉब्लम इज पोटेंसी, मतलब इरेक्शन, क्योंकि इसी एरिया के नर्व से इरेक्शन होता है आदमी, सो वो उसमें कमी आ सकती है. उसके लिए हम लोग कुछ टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर सर्जरी, एंड लाइक इन मोस्ट पेशेंट्स 1 साल के अंदर प्रॉपरली पोटेंसी आ जाती है वापस. तो दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स विद द सर्जरी. रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स, आसपास के इलाके को रेडिएशन अगर हिट करता है, जैसे ब्लैडर को या रेक्टम को, उसके वजह से इनके एरियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड इरिटेशन होता है. सो बर्निंग इन द यूरिन, ब्लड इन द यूरिन, स्टूल्स बार बार होना, या उस मोशन के साथ ब्लड आना, इरिटेशन, पेन होना, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं रेडिएशन के. जहाँ तक हार्मोन ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स है, ये साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी समय हार्मोन देने के बाद शुरू हो जाते हैं. उसमें मेल हार्मोन इज रिमूव्ड, सो पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग वीकनेस, बोन के अंदर पेन्स, मसल पेन, देन देयर इज लॉस ऑफ मेमोरी, पेशेंट की याददाश्त कम होती है, कॉग्निशन फंक्शन में कमी है. सो अगर जैसे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक सिंपल चीज़ वो 2 सेकंड में पहले करता था, उसको अभी याद नहीं है या टाइम लेता है उसको करने में. Forgetfulness, weight increase, and the most serious side effect is cardiovascular. मतलब हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है थोड़ा इन मरीजों में, जिसका हार्मोन थेरेपी लंबे समय तक चला. Perfect. Thank you so much, Dr. Aditya Pradhan, for joining us in the big spotlight. Thank you, sir. Thank you, Yogi. It was a pleasure to be with you.
true.